तो दोस्तों आरडी वॉलपेपर व्यक्ति विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज जिनका पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं उनका परिचय मैं अपने अनुभव से देना चाहूँगा। उनसे जब मैं पहली बार मिला तब मुझे उनकी पर्सनालिटी देख के ऐसा लगा कि ये कुछ व्यक्ति डिफरेंट टाइप के हैं। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने वंदे मातरम से अपनी बात की शुरुआत की, तो मुझे उनके बारे में बहुत सी बातें जानना की इच्छा हुई और धीरे धीरे मैं उनके परिचय में आया। अभी तो बहुत टाइम से संपर्क में है, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को उनसे रूबरू कराना चाहूँगा, उनका परिचय करवाना चाहूँगा। आज हमारे बीच पॉडकास्ट में है अमर भाई डोबरिया उर्फे वंदे मातरम। वंदे मातरम अमर भाई। धन्यवाद रुपेश भाई, आपने मुझे मौका दिया और काफ़ी समय से मैं भी चाहता था कि मैं अपना भी पॉडकास्ट शुरू करूँ। तो आपने जब बात रखी मेरे से कि भाई पॉडकास्ट में आना है, आपको इंटरव्यू देना है, आपके मेरे बारे में बताना है, और आप जो प्रश्न लेकर बैठे हैं मेरे बारे में वो भी मैं बताना चाहता हूँ, और मेरी जर्नी जो रही है आज तक वो भी आपको मैं और सभी दर्शकों को और पूरे भारत के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रगल वाली लाइफ आसान तो नहीं थी। बिल्कुल, मैं शुरू किया था। अमर भाई अपना परिचय दीजिए। मैं अपने परिचय के बारे में बताऊँ तो मैं 6 सितंबर 1993 में मेरा बोर्न हुआ था मेरे मामा जी के घर, और मैं जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। जूनागढ़ में मेंदड़ा तालुका है और मानपुर गांव है। वो जब आज़ादी के पहले वो स्टेट हुआ करता था। अच्छा। और स्टेट वाली बात है, नाजावाड़ा स्टेट था, और काफ़ी नेशनल गिर पार्क लायन से काफ़ी करीब है मेरा गांव, 20 किलोमीटर ही दूर है सफारी पार्क से। तो हमको सब बुलाते हैं कि आप शेरों वाली जगह रहते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो फीलिंग आप में आती है, तो मुझे गर्व भी है कि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। और काठियावाड़ हमारा बहुत अच्छा नाता है काठियावाड़ से, और काठियावाड़ी लोगों को सब पसंद भी करते हैं। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। बाद में एजुकेशन भी मैंने वहाँ पर किया स्टार्ट। मेरी प्राथमिक का शिक्षण भी मैंने मानपुर प्राथमिक शाला में लिया। बाद में सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने बहुत कुछ सीखा। बाद में कॉलेज भी हुई, जूनागढ़ भी कॉलेज थोड़ी भी बिलखा में भी की, પછી સૌરાષ્ટ્ર यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, और बीएड का एजुकेशन ख़त्म करके एक शिक्षक की जर्नी स्टार्ट करके शिक्षक की जर्नी छोड़ के मैं सूरत आया, और सूरत में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा अमर भाई, राष्ट्रभक्ति दो तरह की होती है। एक तो आप भारत में किसी को भी पूछ लो, सब में राष्ट्रभक्ति भरी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे भी थूकना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, मतलब राष्ट्र को अनजाने में लोग बहुत हानि पहुंचाते रहे। इसे माहौल में आप जैसे लोग दिख जाते हैं जो सुबह से शाम तक अपनी जो जीवन शैली होती है उसमें बहुत कुछ राष्ट्रहित की बातें देखने मिलती है। और सीधी सी बात है, मैंने आपको पहली नज़र में ही देख लिया था। आप जो लोगो लगा के रखते हैं 24 घंटे, आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े, आपका जो बिहेवियर, वो सारा राष्ट्रहित को समर्पित है। तो ये राष्ट्रहित को लेके आप क्या एक्टिविटी करते हो अभी? राष्ट्रहित की बात करें तो मैंने प्राथमिक शाला में जो अभ्यास करता था, आपने बोला ना कि हमारी दिनचर्या में हम अपने राष्ट्र को कैसे समर्पित हो, जी जी जी। तब तो इतना नॉलेज नहीं था। पर जब मैंने प्राथमिक अभ्यास शुरू किया तो पहले तो मैं कमजोर था पढ़ने में। अच्छा। 3 कक्षा तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही रहा। अच्छा। बाद में तीसरी चौथी कक्षा में जब आया मानपुर प्राथमिक शाला में, मेरे पापा ने एडमिशन करवा दिया प्राइवेट से निकाल के। सरदार पटेल प्राथमिक शाला में मैं मेंदड़ा का अभ्यास करता था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाद में पापा ने एडमिशन करवा दिया प्राथमिक शाला में। तब वहाँ चौथे कक्षा में मेरी एक शिक्षिका, मेरे गुरु जो आए थे, वो भी नया पीटीसी करके आए थे, भारती बेन पागड़ा। उन्होंने आके हमको बताया कि राष्ट्र क्या है, देशभक्ति क्या है। ये क्रांतिकारी की तस्वीरें लगा रखी थी स्कूल में सब। तो ये भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, बराबर, और कितने वीर सावरकर है, और भी कितने सारे चरित्र वहाँ दीवार पे टांगे थे उनकी तस्वीरें। तो हर एक की बात वो करते थे, और उनका समर्पित भाव, उनका राष्ट्र प्रेम, पची स्वदेशीकरण। तब इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो कितनी सारी इतिहास की बातें हम अभी याद करते हैं। स्वदेशीकरण की आती है तो भगत सिंह ने तब विदेशी आक्रांता जब थी, अंग्रेजों का राज था, तब उन्होंने के अंग्रेजी कापड़ की होलियाँ
की थी, हाँ। तो जलाया था। तो वो सब इनिशिएट हमको मिले और वहाँ से जो नॉलेज मिला तो वहाँ से बात शुरू हुई। अच्छा। और भगत सिंह के बारे में मैंने आज तक पता है कि मेरे पापा जब डायमंड में काम करते थे, हमारे यहाँ गांव में दुकान भी थी, उनके पहले पापा जब डायमंड का काम करते थे तो रोड पे कुछ तस्वीरें बेचने वाला था, वहाँ से पापा ने मेरे पिताश्री ने 10-12 तस्वीरें खरीदी और वो घर पे लेकर आए। तब भगत सिंह के बारे में मुझे पता नहीं था। अच्छा। और जब छोटा था तब देखता था, कक्षा 2 में तो नाम भी पता नहीं था इतना कि भाई ये भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, ये सुखदेव है, राज्यगुरु है, पर तस्वीरें घर पे थी। ऐसी तस्वीर जब मैंने प्राथमिक में शिक्षण स्टार्ट किया मानपुर में, तब मैंने वहाँ दीवार पे टांगी दिखी। अच्छा। तब मैंने जाके पूछा, मन में क्वेश्चन लगने लगे कि भाई टीचर को, मेरे जो गुरुजी, मैं बोला भारती टीचर को मैं बोलता था कि ये कौन है, ये कौन है। तो वहाँ से थोड़े थोड़े इनिशिएट स्टार्ट हुए और वहाँ से बीज का प्रत्यापन हुआ। अच्छा। और बाद में मेरे काका है, वो भी एजुकेशन के साथ जुड़े थे, टीचर थे, उनके पास भी मैं वेकेशन में जब रुकता था तब वहाँ से थोड़ा नॉलेज लिया। और बाद में एक सिस्टम माइंड में डेवलप होने लगी कि भाई राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यही है कि हम अपना काम अब खुद करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तब तो मुझे सब पागल भी बोलते थे। 2015 तक पागल बोला कि भाई ये कूड़ा उठाता है, ये करता है, उनके पास एक नई बात होती है, नए आइडिया होते हैं, नई इनिशिएटिव, पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। अच्छा। बाद में जब बीएड किया, स्पेस मिली 2015 में और एक इनिशिएटिव लिया कि भाई ये काम करना है और ऐसे ही करना है, एक सिस्टम बनाई, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा और एक अच्छी मंजिल पाई और अच्छा नाम भी बनाया। और पहचान ऐसी बनी कि आज सब लोग पहचानते हैं, बोलते हैं मेरा नाम से अच्छा है मुझे वंदे मातरम से बुलाते हैं। हाँ, मेरा नाम बाद में लेते हैं और हर किसी को तो पता ही नहीं मेरा नाम क्या है। आज मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने जो नाम रखा है वो अक्षय है। अक्षय। हाँ, अच्छा। अक्षय से कोई पहचानता भी नहीं। अच्छा। और स्कूल और प्राथमिक शाला में जो अभ्यास करते थे तो नेटिव में जो मेरे दोस्त है उनको पता है, बाकी वहाँ से बाहर निकलूँ, जूनागढ़ से बाहर निकलूँ तो किसी को मेरा नाम ओरिजिनल नहीं पता था। आज शायद पता चले कि भाई, और वो नाम अमर नाम किया, बाद में अमर जवान हुआ, बाद में वंदे मातरम हुआ। ये जर्नी भी बहुत लंबी है। अच्छा। ऐसे ही नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत सारी परेशानी आई, दुख भी आए और लोगों ने बोला भी, ताने भी लगाए कि भाई ये कर रहा है तू घर का देख, बाद में देखना है। फिर भी मैंने अपना चालू रखा, बंद नहीं किया। और भाई मैंने जब आपकी हिस्ट्री जानी, मैंने एक न्यूज़पेपर का कटिंग देखा और एक न्यूज़ चैनल में वीडियो भी था कि आप कुछ गिरनार पे ध्वजारोहण करने जाते हैं। वो कब जाते हैं और वो क्या पूरा है बताइए। तो ये इनिशिएट हुआ 2014 में जब मैं बीएड कर रहा था। 2014-15 में, तब इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था और इंग्लिश पढ़ाने के वहाँ टीचिंग आता, लर्निंग टीचिंग। पहले हम खुद पढ़ते थे, बाद में हम बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस करते थे। तब वहाँ 11th में पाठ्य पुस्तक चेंज हुए। अच्छा। और बाद में उन्होंने, पहला एक चैप्टर था अरुणिमा सिन्हा, 2015 में वो आया। 16 में मैं जॉब, 17 में मैंने जॉब स्टार्ट की। तब वो एक चैप्टर आया था अरुणिमा सिन्हा, उनका एक पग कट गया था और वो माउंटेन सर किया उन्होंने। तो वहाँ से एक इनिशिएट आया। तब मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा था, जीपीएससी की भी कर रहा था, स्वीपा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। पास नहीं हुआ वो अलग बात है, पर मैं करता था। तो पता चला कि गुजरात का पता लगा कि गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तब मालूम पड़ा कि समुद्रों की सपाटी से लेकर गुजरात का सबसे बड़ा शिखर है हमारे जूनागढ़ में गिरनार। और उसके भी एक पीक है, टूक है, वो गोरखनाथ टूक है। उनकी ऊंचाई 1170 1117 मीटर है। जी जी जी। तो वहाँ हमको राष्ट्रध्वज लहराना है, ऐसा एक इनिशिएट लिया 1117। तो पहली बार कोई आया नहीं, किसी ने कहा भाई हाँ कहा ना कहा, आ कहा ना कहा, और मैं जाता था। पर एक अच्छा सा प्रोग्राम करना था। 2016 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, पर 2017 में मुझे पीक मिला, वहाँ सब मुझे पहचानने लगे। उस पर श्रेय मेरे मामा को जाता है। फाल्कन कंपनी, आप नाम सुना हो, फाल्कन पंप प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ से मैं 2011 में मैंने जॉब्स की थी। वहाँ भी मुझे कहीं अच्छे आइडिया मिले और सपोर्ट भी मिला वहाँ से। और वहाँ का एक कार्य है कि भाई कंपनी स्टार्ट करने से पहले सभी क्लाइंट, कस्टमर और वर्कर को जो हाजिर है उनको
राष्ट्रध्वज गा के राष्ट्रध्वज लहरा के ही काम शुरू करना है। तो 8 बजे सब आते हैं और मैंने 2 साल राष्ट्रध्वज वहाँ लहराया। अच्छा। तो वहाँ से एक आया था इनिशिएट कि भाई ऐसा कुछ करना है, पर स्पेस नहीं मिल रहा था। स्पेस मिला मुझे 2017 में, तो 17 से स्टार्ट किया और 15 से स्टार्ट कर दिया था, पर 17 से मैं लोगों के बीच आया, लोगों के सामने मेरा कार्य आया। तो मामा का पूरा सपोर्ट था, पूरी टीम फाल्कन से आई थी, मेरे डिपार्टमेंट से और सेल प्राइमिंग डिपार्टमेंट से 17 लोग गए थे और अलग अलग डिपार्टमेंट से कुल हम 30 लोग गए थे और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और तब से मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को शहीदों की याद में राष्ट्रध्वज गुजरात के सबसे ऊंचे शिखर पर लहराता हूँ और आज तक चालू है। और उसमें भी एक थोड़ा एक मोड़ ऐसा आया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में, 2022 में 13 जनवरी रात को 12 बजे एक्सीडेंट हुआ, पूरा पैर टूट गया था और लिगामेंट में 3 फ्रैक्चर थे और पाँव में 1 फ्रैक्चर था, पूरा प्लास्टर का लगाया था। और तब मेरी माँ ने बोला था कि इस साल ना जा सके तो कुछ नहीं, ना जाए तो अच्छा है। अब तो मैंने कहा नहीं, जाना तो है। डॉक्टर को बोल दिया था 108 में जब मुझे ले जा रहे थे तभी डिसाइड कर लिया था कि जो भी हो जाए वहाँ जाने का है। तो वो एक सपोर्ट मिला था अंदरूनी। बाद में फैमिली में सपोर्ट किया, पापा ने और मम्मी ने, कोई बात नहीं तू जा, पर फिर 2 महीने आराम करना है, डॉक्टर ने बोला ऐसे था। तो वहाँ गया और माँ जब जैसे बच्चा जाता है दूर, 3-7 साल नहीं आने वाला है, कि मान लो कि फौज में ज्वाइंट हुआ और ऐसी फीलिंग जब आती है, तो मैंने कपड़ा भी ऐसे ही पहनता हूँ जब राष्ट्रध्वज लहराने जाता हूँ, तो आर्मी वाले कपड़े। तो माँ गेट तक छोड़ने आई, उनकी आंखों में भी थोड़े आंसू गए, आज इस साल ना जाए तो सही है। पर मैंने बोला कि भाई जाना है, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। मेरे साथ मेरा भांजा भी आया था सपोर्ट करने के लिए और हम गए। और बाद में लोग सुबह आए क्योंकि मेरे को अगले दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि पाँव टूटा हुआ था और कैसे भी करके गिरना चलना था। ये बड़ी बात है अमर भाई। बड़ी बात यही है कि लोगों को करना बहुत कुछ है, लेकिन फैमिली सपोर्ट अगर ना मिले तो कोई काम का नहीं है। आपको जो फैमिली सपोर्ट मिला है, उसमें आपको रोक के एक बात बता दूं कि 2011 से मेरी जर्नी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में है। ऐसा नहीं कि मैंने आज तक ऐसा दिखाया नहीं, पर है कुछ ना कुछ, कभी कभी पोस्ट छोड़ता हूँ तो लोगों को पता है कि ये कर रहा है, पर एक अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ कि भाई ये करना है ना, अभी बहुत आगे जाना है, ये यहाँ स्टार्ट नहीं है, यहाँ खत्म नहीं है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। ऐसा है, अभी तो मैंने समुद्र देखा है। राष्ट्र भावना और राष्ट्रभक्ति जताने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ गिरवे रखना पड़ता है और समय को भी और हमारे शौक को भी हमको व्यवसाय करना है। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी क्रांतिकारियों की बुक पढ़ी, मेरे को पढ़ने में शौक है, तो जितने कैरेक्टर मैंने देखे आज तक, उन्होंने सब कुछ छोड़ा था राष्ट्र के लिए, देश के लिए, तब जाके आज़ादी मिली। आज़ादी ऐसे नहीं मिली। तो अब वो टकाने की बात है और कुछ अच्छा करने की बात है, तो हम क्यों पीछे पड़े। तो मेरे मम्मी और माता और पिता और मेरा परिवार में 2 बहनें हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजू और मेरा दूसरे 2 दोस्त, आज तक किसी ने भी मना नहीं किया। अच्छा, 2 बजे भी रात को किसी का फोन आए ना, मेरे को जाना पड़े, तो मेरे पिताजी ने आज तक नहीं कहा, मेरे माताजी ने आज तक नहीं कहा कि क्यों जा रहा है, कोई घर पे मेहमान आ रहा है इस बारे में, इस विषय पर, तो भी उन्होंने आज तक ऐसा नहीं बोला कि ये मेरे से नहीं होगा, वो क्यों आ रहे हैं, क्यों बुला रहा है, क्यों जा रहा है। 19 राज्यों का प्रवास कर चुका हूँ। हाँ, तो उसमें आज तक ऐसा नहीं सोचा कि भाई इतना तुमको खर्चा लगेगा, ये होगा, ये होगा, आज तक नहीं हुआ। और वो मैंने कभी उन्होंने भी हिसाब नहीं मांगा। और एक बात अच्छी है कि 2011 से मैं मार्केट में हूँ, बिजनेस के माध्यम से, नौकरी से माध्यम से, देशभक्ति के माध्यम से, तो समाज में कार्यरत हूँ। आज तक मेरे माता पिता ने एक बार भी मेरे से हिसाब नहीं मांगा। और सपोर्ट की बात आती है तो हर दिन रात दिन खड़े रहते हैं और सभी से लड़ जाते हैं कि उनको उनका काम करने दो, वो करेगा, वो देख लेंगे, उनको अच्छा लग रहा है ना, उनको करने दो। ऐसा नहीं है कि भाई रोकते हैं। और सभी को, मेरे दोस्तों को पूछ लेना आप कि भाई ये राइट बात है तो बोल देंगे हाँ सही बात है। यही मेन चीज़ है अमर भाई। अमर भाई, आप जो एक जर्नी लेके चल रहे हैं, तो उसका ध्येय, आपकी इच्छा है लास्ट में, क्या आपका ध्येय है, क्या आप इच्छा व्यक्त करना चाहते हो जो ये लेके चल रहे हो? इच्छा यही व्यक्त करनी है कि भाई मैं 3 सेक्टर में काम करने वाला हूँ। ये जर्नी यहाँ तक रुकने वाली नहीं है, मेरे आखिरी सांस तक चलेगी। और जब
भारतवर्ष की बात आती है, भारत के विचारों की बात आती है, भारत की परंपरा की बात आती है, भारत के संस्कारों की बात आती है, भारत की समृद्धि की बात आती है, तो हमको सोने की चिड़िया बोल रहे थे। अभी रिसेंटली आज 2 तारीख है, कल 1 जनवरी थी, वो था हमारा अंग्रेजी कैलेंडर। 3 प्रकल्प में काम करने वाली है और मेरा तीनों प्रकल्प और देशभक्ति को समर्पित है, राष्ट्र भावना को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है। ये भारत नहीं है, भारतवर्ष है। और अखंड भारत की बात जब अभी चल रही है फिलहाल, तो उसके बारे में भी बात करूँ तो मेरे जो संकल्प है वो संकल्प में पहले आयुर्वेद है। आयुर्वेद की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस लाऊं। बिल्कुल, क्योंकि अभी लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और मेडिकल का खर्चा आप देखते हैं। और अभी वातावरण में जी 5 एलिमेंट्स अग्नि, आकाश, जल, वायु और पृथ्वी में जो रुकावट आई है, वेदर बिगड़ रहा है। हमारा एक्यू सूरत का अभी 165 है, तो उनके बारे में भी काम करना है। आयुर्वेद के ऊपर और 5 तत्वों के ऊपर भी काम करना है। बाद में आएगा एजुकेशन। हमारी जो एजुकेशन में अभी मैकोलो सिस्टम है, उनमें भी धरखम फेरफार और सुधारे करने की आवश्यकता है और मैं करना चाहता हूँ। और बाद में पर्यावरण के किसी भी कार्य में मैं जुड़ जाऊँ, तो मेरे को वृक्ष रोपण का बहुत शौक है, तो मैं वो करूँगा। और बाद में जो हमारा बंधारण है, तो चाणक्य, नालंदा, तक्षशिला, सादा, वल्लभी तब जैसा था ऐसा होना चाहिए। और हम मानवता की बात कर रहे हैं, तो वसुदेव कुटुंब की भावना आज बोल रहे हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें भी कार्य करना है। और मैंने बताया कि अभी रोग काफ़ी बढ़ रहे हैं और मिलावटी फूड ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी कार्य करना है कि रोटी, कपड़ा और मकान तीनों हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो तीनों ज़रूरत को समझ के ध्यान में रख के कार्य करना है। और ये कार्य में मैं सभी का सपोर्ट चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्य मेरे एक से नहीं हो सकेगा। सभी का उनमें साथ सहकार चाहिए। सीखना है, हमारे पास सब है। आज मैं बात करूँ तो अभी हमारा नया साल गया, दिवाली और नया साल, राम जी पधारे, और शास्त्रों और शस्त्रों की बात हो रही थी। क्रांतिकारी विचार पहले से रखता हूँ, आपको पता है। तो शास्त्र की बात करता हूँ, तो मैं कल्पेश भाई सभी जनता से पूछना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता किस घर में नहीं है? बिल्कुल, हिंदू घर में किस घर में श्रीमद् भगवद गीता नहीं है? तो श्रीमद् भगवद श्लोक में अथवा तो उनके जो श्लोक के अनुसार जीवन जीने का जो नजरिया है, हमारा कार्य होना चाहिए, वो कहाँ है? वो नहीं है, बिल्कुल है, जीरो है। मैंने एक बार कार्यक्रम में पूछा था कि आप श्रीमद् भगवद गीता कहाँ रखते हैं? मंदिर में बस कुछ नहीं, खाली तो वो करना पड़ेगा, तभी ये संभव होगा। और ये संभव होगा तो ये राष्ट्र अखंड भारत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो शस्त्र और शास्त्र में ऐसे पढ़ने चाहिए और ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी मैं 160 रुपये का जो कपड़ा पहन रहा हूँ आजीवन पहनने वाला हूँ, मेरा संकल्प है। अच्छा, इसमें चेंज नहीं है। हर एक लोगों को मैं ऐसे जीने की एक विचार देना चाहता हूँ, तभी यह संभव हो सकेगा, वरना नहीं सही। उमर भाई, ये सारी बातें जो हो रही है, ये पॉजिटिव बात हो रही है सारी, कोई ऐसा वाक्य जो जीवन में आपको डिफरेंट अनुभव करवाया हो, जो जीवन का आपका टर्निंग पॉइंट हो, ऐसी कुछ बातें? 110% मैं बताना चाहूँगा कि आज तक मैंने जो कार्य किए उसमें मैंने धीरज नहीं रखी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो क्रांतिकारी विचार चलता ही रहता था माइंड में, कुछ करने का। और मैं ज़्यादा गुस्सा भी कर देता हूँ और किसी चीज़ करने से पहले सोचता नहीं। अच्छा। और कर देता हूँ, क्योंकि पारदर्शकता मेरी कमजोरी रही है। अच्छा। तो अभी रिसेंटली एक बार जेल में जाना पड़ा था। हाँ। और साबरमती में मैं 37 दिन रुका था। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। और मैंने अपनी गलतियों को सुना, मैंने जो गलतियाँ की वो सुना, जाना और देखा कि मेरी गलती कहाँ थी, जाना। और वहाँ एक लाइफ चेंजिंग बात हुई थी। वहाँ भी मैंने 12 बुक पढ़ी थी। वहाँ भी मैं ऐसी लाइफ जी रहा था, ऐसे कुछ भी ऐसी, जहाँ यहाँ घर पे जो लाइफ जी रहा था वही जिया, पर उससे कुछ लेसन मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला। और वहाँ से मेरी लाइफ 110% चेंज हुई। और मेरे को क्या करना है ना, वो मैंने वहाँ से जाना कि अब यही करना है, और ये करेंगे तो ये नहीं होगा। अच्छा। बाद में किसी का भी एक्सीडेंट ऐसे हो होएगा। तो वो जो बात है, वो बात मैंने वहीं सीखी। और मैं ये साबरमती
मेरे लाइफ की सबसे टर्निंग पॉइंट और बेस्ट लेसन, मैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैं उनको आज मानता हूँ। साबरमती जेल को। मैं नहीं गया होता तो मैं ये यहाँ इस मुकाम पर नहीं होता। बिल्कुल। अमर भाई, कोई ऐसी व्यक्तित्व, कोई पर्सनालिटी जिससे आप इंस्पायर हुए हो, ऐसे कोई व्यक्तित्व? इंस्पायर में पहले तो मेरे माता पिता से हुआ हूँ बिल्कुल, और मेरे काका से हुआ हूँ। वो मेरे फैमिली मेंबर है, उनकी लाइफ देखकर, उनके शौक और उनके विचार लेकर मैं आगे चला था। और बाद में मुझे ओशो मिले, बुद्ध मिले, भगत सिंह मिले, चंद्रशेखर आज़ाद मिले, पर मेरी लाइफ का दो अच्छे है जो ऐसे व्यक्ति बोलूँ कि उन्होंने मेरा जीवन परिवर्तन किया। एक तो राजीव दीक्षित। हाँ, जी। क्रांतिकारी अमर शहीद राजीव दीक्षित को दर्जा मिला और उनका निधन 2010 में हुआ था। उनको 2 बार मिलने का अवसर भी मिला है। अच्छा। तब मैं इनकी विचारधारा से इतना सहमत नहीं था जितना आज हूँ। बराबर। बोलते हैं ना, जाने के बाद भी हर किसी आदमी का पता चलता है कि वो कितना अच्छा है और कितना सोचता है भारत के बारे में। तो और दूसरे है वीर सावरकर। हाँ, तो वीर सावरकर की जब मैंने किताब पढ़ी थी, मारी जन्मटीप, मैंने गुजराती में पढ़ी थी, पहले मराठी में थी, बाद में हिंदी में आई, अब इंग्लिश में भी है और गुजराती में भी है। उन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। और बाद में आए विक्टर फेडरल और नेल्सन मंडेला का भी मेरे जीवन पर असर है। और बाद में कितने क्रांतिकारी हो, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुखदेव है, वो क्रांतिकारी तो है ही, पर ये परिचय मैं देना चाहता हूँ। और मुझे कृष्ण और महादेव दोनों पसंद है। एक साधना सिखाता है और एक रणनीति सिखाता है। बिल्कुल। और कैसे जिया जाए। श्रीमद् भगवत गीता में आज क्या कुछ नहीं है। सब कुछ। कोई भी पड़ाव में आप जीवन में आ जाओ, वहाँ से आपको निकलने के 1000 मार्ग श्रीमद् भगवत गीता दिखाती है। 700 श्लोक नहीं है, 700 ईयर की तपस्या। बिल्कुल। तो मैं वो मानता हूँ और मैं हर रोज़ 2 श्लोक पढ़ने का शपथ लिया है। वो मैं हर रोज़ 2 श्लोक पढ़ के ही बाहर निकलता हूँ। टाइम नहीं है, बाहर हूँ, तो मैं दिन में कहीं भी टाइम निकाल के अपने मोबाइल से पढ़ लेता हूँ। अथवा तो मैं एक नानी छोटी सी श्रीमद् भगवत गीता रखता हूँ और इनिशिएट लिया है कि सुबह से शाम तक जो मैं करूँ वो श्लोक से हिसाब से करूँ। सुबह हम उठते तो पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती वो बोलते हैं, बाद में हम समुद्र वसने देवी बोलते थे। अब वो सब छूट गया है, तो छूट गया तो वापस कैसे आए। तो मैंने दादाजी पांडुरंग आठरेल जी को भी सुनता हूँ और उनको भी समझने की कोशिश करता हूँ। सभी धर्मों को अभी गहराई से समझने की कोशिश कर। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म, सभी धर्म पहले मानवता सिखाते हैं। बिल्कुल। तो हम वो भूल गए। तो ये 2024 मेरा सबसे अच्छा ईयर रहा। तो वो सबसे ज़्यादा लेसन मुझे इस साल में मिले। पूरा हो गया है, अंग्रेजी साल कहो तो वो पूरा हो गया है, और सबसे ज़्यादा लेसन नहीं, इतने अच्छे लेसन मिले हैं मैं आजीवन नहीं भूल सकता। और उनका मैंने इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपके सामने बैठा हूँ और अच्छे से पारदर्शिता से मैं बोल सकता हूँ। और कोई दुख नहीं है जीवन में अभी। इतना है तो भगवान ने दिया है, 2 हाथ से दिया है, तो उनका स्वीकार करके उनका प्रसाद, मैं कुछ नहीं हूँ, वो सब कुछ है, ऐसा अब मानने लगा हूँ। और मेरी गाड़ी चलने लगी है और अब रुकने वाली नहीं है। अमर भाई, अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी का आभार व्यक्त करना चाहें तो किसका आभार व्यक्त करना चाहें? मैं राजीव दीक्षित जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने पहले मेरे जीवन में जो नॉर्म्स है, हमारा जो जीवन कैसा है और अब कैसा होना चाहिए, वो जब मैंने उनके पास से सुना और उनकी किताबों से पढ़ा, तब सबसे ज़्यादा असर अभी है तो राजीव दीक्षित जी का है। स्वदेशीकरण की नीति हो तो भले, हमारे गुरुकुल प्रथा की नीति हो तो भी भले, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, शारदा, हमारे आयुर्वेद के बारे में भी हो तो भले, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज है तो वो भी है। तो आज मेरा जो लाइफस्टाइल है, सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ, दिन में अच्छे से एक ही बार खाता हूँ, फिर भी मैं इतना फिट हूँ। अभी 120 किलो से ज़्यादा मैं उठा सकता हूँ। तो मेरी शारीरिक 100 घंटे में एक साथ खड़े रहता हूँ और कोई भी कंडीशन में मैं चल सकता हूँ, कार्य कर सकता हूँ। ये जो हेल्थ के 3 साल से मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ और किसी भी तरह मैं गिरा पड़ा तो मेरे शरीर में कोई भी इंजरी ऐसी नहीं होती गंभीर कि मैं बेडलेस हो जाऊँ। अच्छा। तो 3 साल की ये जर्नी है और जितना मैंने अपने बारे में सीखा है, जाना है और सोचा है हेल्थ के बारे में, तो राजीव दीक्षित मेरे सबसे बड़े गुरु है।
वो जो सिखाते हैं आज तक मैंने किसी के पास से सीखा नहीं। अमर भाई, ये जो वीडियो बन रहा है, ये जो लोगों तक पहुंचेगा, शायद वायरल हो जाए, देश दुनिया तक पहुंच जाए, तो कोई लोग आपसे इंस्पायर हो जाए, कोई लोगों को आपकी बातें पसंद आए, तो ये तो कुछ मिनटों का वीडियो है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो आपकी सोशल मीडिया की कुछ आईडी कुछ वगैरह आप हाँ, शेयर करें तो लोग तो आपसे जुड़ सके। मेरी सोशल मीडिया की आईडी वंदे मातरम अमर जवान भारतीय है। क्यों भारतीय रखा है? इसलिए कि भाई अब मैं भारत का हूँ, मैं कुछ सीमित वर्ग का, सीमित संप्रदाय का, जी। सीमित धर्म का नहीं हूँ, इसलिए मैंने भारतीय रखा। जिस देश में रहता हूँ उनका गौरव मेरे को है, क्योंकि ये धरती लाखों हजारों साल से कुछ दे रही है, तो वो हमें भी पास आउट करना है, क्योंकि नॉलेज है शेयरिंग करने से बाद ही बढ़ेगी। मैंने सुना है कि भाई पैसे है ना वो आते जाते रहते हैं, पर बैंक में जो कलम बंधी हुई है उनसे कई लाखों के चेक बनते हैं। इसलिए आपसे पैसे चोरी कर सकता है, कोई वस्तु की चोरी हो सकती है, पर नॉलेज की चोरी नहीं हो सकती। एक नेल्सन मंडेला का सूत्र है, सेंटेंस है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन कैन यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन परम ब्रह्मास्त्र है, उनसे पूरी दुनिया को आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो यही बात मैं आपको सभी को करना चाहता हूँ कि जो राजीव दीक्षित और जो क्रांतिकारी और हमारे स्वदेशी की बात आती है, हमारी मातृभाषा की बात आती है, हमारे गौरव की बात आती है, हमारे स्थापत्य और कला की बात आती है, तो हमें शौर्य के साथ कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम भारत के वासी है और भारत सोने की चिड़िया है। तो हमारा गौरव है कि भारत के हम वासी है और इस देश के वासी है और इस देश ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं सभी दर्शकों को कहता हूँ कि आप स्वदेशी बनिए, आदत को अपनाइए, अपनी मातृभाषा से प्रेम कीजिए, अपने गौरवशाली इतिहास को भी आप गौरव ले और देखिए, जानिए, और उसके ऊपर एक लेसन आप बढ़ाइए अपनी लाइफ का कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना है, क्या कर रहा हूँ और अभी कहाँ हूँ। तो पहले एक अपनी सेल्फ को क्वेश्चन कीजिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और क्या करना चाहिए। मेरा जन्म है तो ये जन्म के सार्थक में क्या कर सकूं, तो उनको सार्थक करने का और किसी को मौका मिलता है, मुझे भी मिला है और आपको भी मिला है। सब इस मौके को पास आउट कीजिए और दूसरे को इस मौके का नॉलेज दीजिए कि भाई सबको मौका मिलता है एक बार अपनी सेल्फ को साबित करने का, वो आप कीजिए और आगे बढ़िए। वही मेरा एक संदेश है। और स्वदेशीकरण की बात आती है तो आप आयुर्वेद में और एजुकेशन में और हर किसी पड़ाव में जब राष्ट्र की बात आती है तो स्वदेशी बनिए और स्व का जागरण कीजिए। हमारे पास अपना स्व का जागरण जब नहीं होगा तो ये बात निरर्थक हो जाएगी, तो अपना स्व का जागरण आवश्यक है। अमर भाई, आपने हेल्थ रिलेटेड बातें की, राष्ट्रभक्ति की बातें की, आपने बहुत सारा नॉलेज दिया। दर्शकों को बहुत काम में आ सकता है ये सारी बातें, और दर्शकों के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। अमर भाई, आज आपने हमें समय दिया, हमारे लिए आपने इतनी सारी बातें जो कही, अपने लाइफ रिलेटेड कुछ अंगत बातें थी, पर्सनल बातें थी, सारी बातें कही। अमर भाई, आपका बहुत बहुत आभार। और लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि इनकी सोशल मीडिया की आईडी से आप इनके साथ जुड़े और हमारी आईडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमर भाई, आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी का आभार। और जब ये सबकी बात आती है तो वहाँ प्रेम है, भाव है, करुणा है, तो ये सब में त्याग पहले आता है। बिल्कुल। तो त्याग करना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि जब हम ये सब के बारे में सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तो पहले त्याग आना चाहिए। कुछ छोड़ेंगे तो कुछ पाएंगे, ये मेरा लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, ऐसे ही नहीं ये सब हुआ है। कितनी भावनाएं, कितना प्रेम, परिवार को भी कभी कभार टाइम नहीं दे सका हूँ, वो दुख है। मेरे माता पिता भी चिंतित है और मैं अपने बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ, वो भी सब पर एक लेसन है कि थोड़ा बहुत ना बोलना भी सीखे। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। It's caught in the crossfire.